नमस्कार साथियों, मैं विकास कुमार आपके सामने लेकर आ गया हूं करंट अफेयर्स का शो, जो कि हमारे लिए रहने वाला है बहुत ही लाभदायक। आपको पता है कि डेली करंट अफेयर्स का शो हम पढ़ रहे हैं और उसमें देश दुनिया की जानकारियां हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, चाहे वो नेशनल न्यूज हो या इंटरनेशनल न्यूज हो। आपके लिए जो भी प्रमुख मुद्दे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी मुद्दों को यहाँ पर लाया जाएगा और उन्हीं के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको बताया जाएगा, ताकि आने वाले सभी प्रश्नों के आप जवाब दे सको, जो कि करंट अफेयर्स और एक स्टैटिक जीके का पार्ट आपका रहता है। उम्मीद करता हूँ साथियों, एक बार सभी इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड मित्र मंडली के साथ, जो कि आपके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या अदर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। हम करते हैं आपका हार्दिक स्वागत श्री जी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और हम करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। उससे पहले हम पढ़ेंगे आज की मोटिवेशनल लाइन, और मोटिवेशनल लाइन है जो कि आपको ध्यान रखना है, अपने अंदर बिठाना है और संघर्ष के साथ आगे बढ़ते हुए जाना है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। अपने आत्मविश्वास को डगमगाना नहीं है, अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है। परीक्षा की दृष्टि से आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना बहुत ही अच्छा प्रयास और मेहनत आपको बनाए रखनी है। यदि आपके जो मेहनत है और जो आपकी कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी है वो अभी हाल ही में किसी वजह से बिगड़ जाती है, तो आपको जितना पुराना पढ़ा हुआ है वो सब कुछ आप भूल जाते हो। लेकिन अगर आपकी कंटिन्यूटी रेगुलरिटी बनी रहती है, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, दिनों दिन अपने आप में निखार आता जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट को आप तैयारी कर रहे हो तो धीरे धीरे उसके बारे में ओल्ड नॉलेज, जो आपकी सब्जेक्ट और सिलेबस की नॉलेज है, वो पकड़ में आ जाती है। लेकिन अगर बीच में कहीं गायब हो जाते हैं, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, किसी शादी वगैरह में चले गए या किसी प्रोग्राम में चले गए या घर वालों की वजह से कुछ हो गया, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक में लगे हुए हैं, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा क्या होता है, डिस्ट्रैक्टिव हो जाता है आदमी, है ना, दूर चला जाता है पढ़ाई से। तो इन सब चीज़ों को नहीं करना, हाँ करो लेकिन सब टाइम से करना है, ठीक है। तो और पढ़ाई को भी कंटिन्यूटी के साथ बनाए रखना है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और आज के पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, जो कि आपके रहने वाला है सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हम बात करते हैं आज के पहले महत्वपूर्ण प्रश्न की। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष रैंक बरकरार रखा। अब नीति आयोग के एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अभी हाल ही में नीति आयोग की हम बात करते हैं तो आपको पता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। नीति आयोग आपको पता है नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग ने अभी हाल ही में इंडिया में, नीति आयोग के तर्ज पर इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो उसकी रैंकिंग अभी हाल ही में जारी की है। उस रैंकिंग में अभी हाल ही में किस राज्य ने शीर्ष स्थान पर अपना स्थान बरकरार रखा है, जो कि उसका पिछले साल भी वही स्थान था, इस साल भी वही स्थान है साथियों। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अपना केरल। क्या आंसर हो जाएगा इसका? केरल ने वही स्थान बरकरार रखा है। और केरल ने साथियों 100 में से कितने? 100 में से 75 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए? तो केरल ने 100 में से 75 अंक प्राप्त किए, जो कि फर्स्ट नंबर पर रहा है। कौन से नंबर पर रहा है? फर्स्ट नंबर में रहा है। अगर हम बात करते हैं इसी में सेकंड नंबर की, तो सेकंड नंबर में कौन रहा है साथियों? सेकंड नंबर में रहा है हिमाचल प्रदेश। कौन रहा है? हिमाचल प्रदेश। कितने अंकों के साथ रहा है सर? तो सर ये रहा है 74 अंकों के साथ। तीसरी बात करते हैं हम, तो तीसरे नंबर पे कौन रहा है? तीसरे नंबर पे रहा है तमिलनाडु। कौन रहा है साथियों? तमिलनाडु जो कि हम बात करते हैं तमिलनाडु, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 74 अंकों के साथ ये भी तीसरे नंबर पर रहा है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? राज्यों की बात कर रहे हैं। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भारत के प्रथम राज्य में स्थान रखा है केरल ने, दूसरे में हिमाचल प्रदेश, तीसरे में तमिलनाडु। हिमाचल प्रदेश ने और तमिलनाडु ने 74 अंक प्राप्त किए हैं, जबकि केरल ने 75 अंक प्राप्त किए। अगर बात करते हैं इसी में
यूनाइटेड टेरिटरीज की बात करते हैं हम, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। और केंद्र शासित प्रदेश में हम बात करते हैं साथियों, तो केंद्र शासित प्रदेश में अभी हाल ही में किसने पहली रैंक हासिल की है, तो केंद्र शासित प्रदेश में पहली रैंक हासिल की है भैया चंडीगढ़ ने। किसने की है? चंडीगढ़ में। राज्यों में तो किसने की? केरल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। और जिसमें किसने की? केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ ने। और दूसरे नंबर पर रहा है दिल्ली। कौन रहा है? दिल्ली। कितने अंकों के साथ? तो ये रंक चंडीगढ़ तो रहा है साथियों 79 नंबर के साथ। कितने नंबर के साथ? 79 नंबर के साथ। और ये रहा है 68 नंबर के साथ। 100 में से इनको 79 नंबर मिले हैं और 100 में से दिल्ली को 68 मिले हैं। अब नीति आयोग की तर्ज पर जब SDG डेवलपमेंट गोल किया जाता है तो इसमें प्रमुख गोल्स में कितनी बातें रहती है? 17 गोल्स पूरे करने रहते हैं। कितना? 17 गोल्स पूरे करने रहते हैं। इन 17 गोल्स में से क्या क्या बात होती है इनकी हम बात करते हैं। आगे चलते हैं, आपको बताता हूँ मैं डिटेल्स में। तो आप देखिए, ये देखिए, सस्टेनेबल गोल इंडेक्स केरला रिटर्न स्लॉट बिहार एट बॉटम। और सबसे नीचे पर कौन रहा है साथियों? तो इसको भी आप नोट कर लो। सबसे नीचे पे रहा है भैया, एक सेकेंड, नीचे के पापा बिहार जो कि सबसे टॉप में रहे, सॉरी सबसे बॉटम में रहे। और टॉप बॉटम में कितने रैंक के साथ रहे? तो ये रहे 50% अंकों के साथ। 100 में से 50 अंक इनको प्राप्त हुए। केरला को 75, हिमाचल प्रदेश को 74, तमिलनाडु को 74, यूटी चंडीगढ़ को 79 और दिल्ली को 68। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। नीति आयोग की स्थापना की बात करते हैं तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई है। ये देखो आप, केरल के पिनराई विजयन जी जो आपको पता है CM है, और डेवलपमेंट गोल्स में ये सारी चीज़ें शामिल की गई है। अगर हम बात करते हैं सस्टेनेबल बिलो नेशनल एवरेज के हिसाब से, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है कि कौन कौन सा राज्य टॉप पे रहा और कौन कौन सा नीचे पे रहा। तो देखो, केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड, ये सारे टॉप पर है। बिलो की यहाँ पर बात करते हैं तो बिलो में मणिपुर, MP, बंगाल, छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और ये मीडियम के हैं। और इससे भी नीचे जो नीचे की कंडीशन है वर्स्ट, तो उसमें है बिहार, झारखंड, असम, UP और राजस्थान। ये आपको रैंक पता लग गई। और इसकी हम बात करते हैं साथियों, तो साथियों इसमें कैसे दिया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये देखो आप, केरला की 75, एक सेकेंड, केरला का 75। इसके अलावा हम बात कर रहे थे इसी में, केरला के बाद में किसका? तमिलनाडु का। और हिमाचल प्रदेश का 74, चंडीगढ़ का 79 और दिल्ली का 68। ये सारी रैंकिंग आपको बता दी। आगे इसी में बात करते हैं तो सस्टेनेबल गोल्स में क्या क्या टारगेट होता है। ये देखिए आप, ये कब स्टार्ट किए गए? तो 5 मार्च से 22 मार्च से 5 अप्रैल तक ये चला था। इसकी मीटिंग हुई थी। और ये बात करते हैं, देखो आप, इसमें जो शामिल हुए SDG डेवलपमेंट में, तो वो रैंकिंग के हिसाब से यहाँ पर दिखाया गया है कि अबाउट रैंकिंग में किसका कितना स्कोर है। आगे हम बात करते हैं इसी में साथियों, तो आपको सारी चीज़ें इसमें PDF के थ्रू मिल जाएगी और आपको देख लेना है। इसमें बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया में, तो इसमें क्या क्या शामिल होता है। इसमें जो भी स्ट्रेटेजी चल रही है, जो भी मुद्दे चल रहे हैं, जैसे विकास हो रहा है, उसकी जो साक्षरता दर क्या है, इन सभी चीज़ों के आधार पर ये निकाला जाता है। इसमें दिया हुआ है सारी चीज़ें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कि आपकी गरीबी रेखा कितनी है, आपकी एजुकेशन पॉलिसी कितनी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, क्वालिटी वगैरह आपके कैसे काम कर रहे हो, आपका स्ट्रक्चर डेवलपमेंट कितना हो रहा है, उद्योग कितने चल रहे हैं, इन सभी चीज़ों के मुद्दों के आधार पर ये रैंक दी जाती है, जिसमें केरला के प्रथम स्थान प्राप्त हुए। ये 17 गोल्स का टारगेट यहाँ पर दिया हुआ है, PDF के थ्रू आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। नीति आयोग की हम बात कर देते हैं, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसकी बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन कौन है? खुद PM नरेंद्र मोदी जी इसके चेयरमैन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं। साथ के साथ में हम बता दें वाइस चेयरमैन की, तो राजीव कुमार वाइस चेयरमैन है। और इसके CEO कौन है? अमिताभ कांत नीति आयोग के CEO है। दोस्तों ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ में राजीव कुमार वाइस चेयरमैन है, बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, खुद PM इनके क्या है? चेयरमैन पर्सन है। आंसर आपका इसमें क्या जाएगा? केरल आ जाएगा। आगे चलते इसी में बात करते हैं साथियों, तो आपको नीति आयोग के बारे में सारी बातें बता दी। EM क्या है आपको ये सारी चीज़ें
पढ़ लेना है। आगे चलते हैं और बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन जो है साथियों, एक बार अगर आपने शेयर नहीं किया तो एक बार इसको दबाकर शेयर कर दो और सभी साथियों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपके लिए जो मेहनत की जाती है वो भरपूर मेहनत है, आपका जो कंटेंट है वो बहुत है। यदि आपने इसको नोट डाउन करके अगर आपके पास रखा हुआ है तो आप एक ना एक दिन इसमें से सफलता प्राप्त कर ले जाओगे। आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा, स्टोरी के रूप में इस क्वेश्चन को समझाऊंगा मैं, और ये क्वेश्चन आपका रहने वाला है इंटरनेशनल न्यूज़ से। इससे पहले हम बात करते हैं, क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने रोजगार आधारित प्रवासी वीजा, क्या नाम है, रोजगार आधारित अप्रवासी वीजा की सीमा को हटाने के लिए ईगल अधिनियम बनाया है। आपके सामने ऑप्शन है 4, देखो जिसको याद है वो आंसर देने की कोशिश करें, फिर मैं इसकी करता हूँ डिटेल में आपसे बात। दोस्तों इसमें क्या होगा कि सबसे पहले बात करते हैं किस देश ने रोजगार आधारित, पहले तो क्या होता है कि आपको एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ये अप्रवासी जो वीजा है, वीजा की भी हम बात करेंगे कि वीजा क्या होता है। अप्रवासी जो वीजा है कि वीजा की सीमा को हटाने के लिए ईगल, अभी हाल में ईगल एक्ट लागू किया है, और ये ईगल एक्ट 2021 किसने लागू किया है इसकी हम करेंगे बात। तो इसका आंसर तो हो जाएगा कौन, नन ऑफ दीज, अमेरिका। अमेरिका विश्व का चौधरी इसका आंसर हो जाएगा जिसने ईगल एक्ट लागू की है। अब हम बात करते हैं इसकी डिटेल्स में। तो दोस्तों क्या होता है, किसी भी देश में, जैसे कि आप जानते हो भारत में आप रहते हो, अब भारत में आप रहते हो तो आपकी जान पहचान कैसे है, आप कहीं भी जा रहे हो भारत में रहने के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, या किसी भी चीज़ को लेकर आप कहीं से अपने घर से बाहर निकलते हो और कहीं जाते हो, आप किसी सिटी में, किसी गांव में, किसी देश या विदेश में, तो आपको जानने के लिए वहाँ पे कुछ ना कुछ आपका आइडेंटिटी प्रूफ तो होना चाहिए ना। आइडेंटिटी प्रूफ की बात करें तो जैसे आपके पास अब फिलहाल में क्या है, आपके पास फिलहाल में क्या होता है, पहले क्या होता था, राशन कार्ड होता था, पहले राशन कार्ड होता था, फिर आईडी जो वोटर आईडी हो वो होती थी, लेकिन फिलहाल में क्या होता है, आधार कार्ड होता है, जिससे कि आपके गांव, आपकी नगर पालिका, आपका तालुका, आपकी तहसील, आपका जिला, आपका राज्य, इन सभी चीज़ों की ये सुनिश्चित कर देता है आधार कार्ड, जो कि ये बता देता है कि आप इस जिले के, इस तालुका के, इस तहसील के, इस गांव के रहने वाले हो। कौन बता देता है, ये बताता है आधार कार्ड। जो आप कहीं भी जाओ, जैसे कि आप गुजरात चले गए, राजस्थान वाले गुजरात न जाके महाराष्ट्र चले गए, पश्चिम बंगाल चले गए, तो वहाँ पे आप, वहाँ की पुलिस आपको देखेगी कि भैया कहाँ से आ रहा है, किधर डोल रहा है तू, कौन है, कहाँ से आया है, क्या करने आया है, तो क्या बताओगे आप, प्रूफ के लिए आधार कार्ड बताओगे कि सर मैं वहाँ से हूँ, मैं उस गांव से हूँ, उस तहसील से हूँ, ये सारी चीज़ें तो वो कंफर्म कर लेंगे, वो सुनिश्चित कर लेंगे कि ये भारत का निवासी है और भारत के निवासी के साथ इस राज्य का ये स्टूडेंट है, वो इस काम के लिए ये आया है। आगे हम बात करते हैं, लेकिन उसी बात को हम बात करेंगे आगे, तो आपको पता है, लेकिन इस देश में, भारत में तो ये चल जाएगा, लेकिन आप उसी आधार कार्ड को लेके, मान लो आप अफ्रीका चले गए, नाइजीरिया जैसे देश चले गए, अमेरिका चले गए, ब्रिटेन चले गए, इंग्लैंड चले गए, तो आपने वहाँ किस देश से, वहाँ की सरकार आपसे पूछेगी भैया आपका आईडी प्रूफ कहाँ है, कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, ठीक है, तो वो क्या बोलोगे, आप आधार कार्ड थोड़ी ना दिखाओगे। मान लो वहाँ आधार कार्ड चलता ही नहीं हो, आधार कार्ड को जानते नहीं हो, आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे। तो इन सभी चीज़ों को, मुद्दों से निपटारा करने के लिए सभी देशों ने मिलकर एक आइडेंटिटी कार्ड बनाया। उस आइडेंटिटी कार्ड का नाम बोला गया पासपोर्ट। क्या बोला गया, पासपोर्ट, जो कि एक सुनिश्चित कर देता है कि आप इस देश के निवासी हो और इस देश के निवासी के साथ इस राज्य के निवासी हो। पासपोर्ट आपने दिखा दिया और आप कहीं भी जाओ, फिर उसको लेकर चाहे नाइजीरिया जाओ, चाहे आप रवांडा जाओ या युगांडा जाओ, समझ रहे हो आप, तो कहीं भी जाओ, उस पासपोर्ट के जरिए आपकी सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि ये उस देश का निवासी है और इस गांव से, इस तहसील से, इसकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपको देख ली जाएगी। आपका आधार कार्ड वहाँ नहीं चलेगा। तो ये तो हो गई पासपोर्ट की बात, ठीक है। लेकिन पासपोर्ट मिलने के बाद भी आपको ये कंफर्म नहीं कर दिया जाएगा कि आप किसी विदेश में जा सको, समझ रहे हो आप। तो उस विदेश में जाने के लिए, मान लो आप हो और आपको कहीं, किसी भी आप स्टूडेंट हो तो आपको जाना है अमेरिका या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि अभी हाल ही में फर्स्ट रैंक में है, ये यूनिवर्सिटीज़ की बेस में, और यूनिवर्सिटी के बेस में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम पहले आया। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जा रहे हो पढ़ने के लिए, आपका सिलेक्शन हो गया और आपके पास पासपोर्ट भी है, जो पासपोर्ट बना लिया आपने, लेकिन आप बोलोगे तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले एम्बेसी में जाओगे, कॉन्फेक्ट में जाओगे, जहाँ पे तो जो विदेश में क्या होता है, या भारत की बात करते हैं तो अमेरिकी की जो एम्बेसी है कहाँ है, दिल्ली में। एम्बेसी क्या काम करती है, एम्बेसी वो ऑफिस होता है जिसमें कि विदेशों के,
किनके, विदेशों के नागरिक या भारत के नागरिक विदेश में जाने के लिए अपना पासपोर्ट बना सकते हैं। वहाँ जाके आप पासपोर्ट दिखाओगे तो पासपोर्ट दिखाने के बाद तो आप ये कंफर्म हो जाएगा, हाँ भाई ठीक है आपका आइडेंटिटी कार्ड बन गया, आप विदेश पे जाने के लायक हो। फिर आपसे पूछा जाएगा, एम्बेसी वाले आपसे पूछेंगे अमेरिका के कि भैया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तो जा रहे हो, आप अमेरिका में जा रहे हो, क्या अमेरिका की सरकार आपको बुला रही है, या आप जहाँ पर भी जाना चाहते हो वो क्या आपको बुलाना चाहती है, वहाँ पे बुलाना चाहती है या नहीं चाहती हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वालों से। तो वो क्या करेगा, यदि कोई स्टूडेंट है तो वो क्या दिखा देगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ऊपर कार्ड दिखा देगा कि देखिए सर मेरा ये रिजल्ट है, ये है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा मुझे बुलाया गया है, और मुझे बुलाया गया है तो वहाँ के जाने के लिए मुझे परमिशन दे दो। समझ रहे हो आप। और वो परमिशन जो होगी उसे कहेंगे अपन वीज़ा। क्या बोलेंगे, वीज़ा। तो पासपोर्ट और वीज़ा को आपको समझ में आया होगा कि पासपोर्ट क्या होता है और वीज़ा क्या होता है, अच्छी तरह से आप समझ लो। क्योंकि किसी भी देश में जाने से पहले उसी देश की सरकार की, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो या पढ़ने के लिए जा रहे हो या किसी अन्य काम के लिए जा रहे हो, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए आपको परमिशन की ज़रूरत होगी। और परमिशन की ज़रूरत होगी तो वहाँ की जो सरकार में वहाँ के जो अधिकारी बैठे हैं वो अधिकारी आप जिस कंपनी में जाना चाहते हो, जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, या आप घूमने जाना चाहते हो, किसी भी प्रकार से किसी भी उद्देश्य से आप जाना चाहते हो, तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपसे पूछा जाएगा और वहाँ से परमिशन ली जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे अपने इंडिया में कोई आना चाहते हैं तो अपनी इंडिया की एम्बेसी में जाएंगे और पूछा जाएगा कि इंडिया में मुझे जाना है इस काम के लिए, तो यहाँ की जो एम्बेसी होगी विदेश में, वो विदेशी एम्बेसी आपको क्या करेगी, परमिशन देगी, तभी आप इंडिया में आ सकते हो। तो इन सभी चीज़ों को क्या बोला जाएगा, वीज़ा बोला जाएगा, जो एक तरह से परमिशन लेटर होगा। मैं आई कम इन सर वाला बात होगी, मैं आई कम इन सर, तो वो वाले कम इन सर वाली बात सरकार आपको दे देगी, जिसको बोला जाएगा वीज़ा। पासपोर्ट वीज़ा दोनों समझ में आ गए, ये ठीक है, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गए। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि अमेरिका ने अभी हाल ही में इस वीज़ा वाले सिस्टम को बोला जाता है अमेरिका में। तो जिस वीज़ा वाले सिस्टम की बात करेंगे तो अमेरिका में क्या हुआ कि भारत से या विदेशों से जाने वाले लोगों के लिए, किनसे, भारत या विदेशी लोग, जो विदेशी लोग जाते थे उनके लिए एक कोटा फिक्स किया गया था। कितना कोटा फिक्स किया गया था, 7% कोटा। 7% का मतलब कोई देश की जनसंख्या 100 है तो वहाँ से 7 लोग ही क्या रह सकते हैं, अमेरिका में रह सकते हैं। ठीक है, ये क्या था, एक रिजर्वेशन कोटा था, किसके लिए, ग्रीन कार्ड के लिए। अब सर ये ग्रीन कार्ड क्या होता है, तो साथियों देखो सुनो, ग्रीन कार्ड क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, है ना। 1 मिनट ध्यान से सुनना और सोचने की क्षमता आपको बढ़ाना और ध्यान से सुनना, गायब मत होना। आप देखिए सुनो, इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी वीज़ा लेके अमेरिका चला गया कंपनी में काम करने के लिए, अब कंपनी में काम करने के लिए चला गया तो उसका प्रमोशन भी होगा। साथ के साथ उसको, जैसे कोई भी स्टूडेंट जाता है तो मान लो स्टूडेंट वहाँ डिग्री लेकर एम्प्लॉयमेंट के लिए वहाँ का नागरिक एम्प्लॉयमेंट ले लेता है, प्रमोशन होता है, प्रमोशन होने के साथ उसकी शादी वगैरह भी हो जाती है। ये सारी वगैरह होने के कारण वो परमानेंट जॉब और अच्छी खासी फैसिलिटी मिलने के कारण अमेरिका में ही बसना चाहते हैं। कौन, विदेशी जो भारत के या किसी भी भारत के नागरिक की बात करते हैं, किसी देश की बात करते हैं तो अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, अच्छा खासा सब कुछ मिल रहा है, अच्छी वाइब मिल जाती है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए लोग क्या चाहते हैं कि हम तो इस देश में आगे वीज़ा लेकर यहीं बसना चाहते हैं। कौन बोलता है, जो विदेशी नागरिक होते हैं। तो उन विदेशी नागरिकों को जब भी उनका वीज़ा खत्म होने की डेट आती है तो उनको वापस क्या करना पड़ता है, वापस उन्हीं की एम्बेसी में जाना पड़ता है। जैसे अपना इंडिया का कोई आदमी है साथियों, ठीक है, अच्छा समझ में तो आ रहा है ना। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। जैसे हमारा कोई इंडिया का आदमी है, अमेरिका गया, अमेरिका में रहने लग गया, प्रमोशन हो गया, अब उसका वीज़ा खत्म होने में आया तो वापस उसको वीज़ा बनाने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, इंडिया में आना पड़ेगा। वापस जाएगा, फिर वापस का वीज़ा खत्म होगा, इंडिया में आना पड़ेगा। ऐसे हर प्रमोशन के बाद उसको इंडिया में आना पड़ेगा। तो उसको परमानेंट ज़िंदगी जीने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहाँ की नागरिकता लेनी पड़ेगी। अब वहाँ की नागरिकता लेनी पड़ेगी तो नागरिकता ऐसे नहीं मिल जाती। अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में क्या है, विदेशों की जो नागरिकता देते हैं उनका रिजर्व कोटा रख रखा है 7%। जैसे हमारी बात करते हैं इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, अगर इंडिया की पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से बात करते हैं तो आपको पता है 1 अरब 26 करोड़ 1 अरब 21 करोड़ है। ठीक है, तो 121 करोड़, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा हो गई। तो इसी का 100% में से इसी का 7% आप निकाल लो, मतलब इन लोगों को आप वहाँ पर जाकर ग्रीन कार्ड मिल सकता है, मतलब नागरिकता मिल सकती है। अब इंडिया में से क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो बात करते हैं ना विदेशी प्रवासी जो अमेरिका में जॉब करते हैं वो इंडिया वाले हैं, इंडिया के टैलेंट वाले हैं।
लेकिन इंडिया में टैलेंट वाले लाखों लोग, कम से कम लाखों लोग इंडिया के क्या करते हैं, हर साल एम्बेसी, अमेरिका एम्बेसी में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं नागरिकता के लिए। और वहाँ की जो नागरिकता मिलती है साथियों, उन नागरिकता के हिसाब से अगर बात की जाए तो एम्बेसी का जो रिजर्व कोटा है अमेरिका में, जो विदेशी नागरिकों के लिए परमानेंट में, उसे बोला जाता है वहाँ के लिए नागरिकता मिलने को ग्रीन कार्ड। क्या बोला जाता है, ग्रीन कार्ड। मतलब एक तरह से आपको ग्रीन कार्ड मिल गया, मतलब वहाँ की नागरिकता मिल गई। और फिलहाल की बात करें अमेरिका की, तो 25 लाख लोगों ने अमेरिका की क्या ले रखी है, नागरिकता ले रखी है। कितने लाख लोगों ने, 25 लाख लोगों ने। हम बात कर रहे हैं नागरिकता की, जिसे बोला जाता है ग्रीन कार्ड। अब बात करते हैं यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट जो है, सरकारी नौकरी वाले, प्राइवेट नौकरी वाले, स्टूडेंट, इन सब ने वहाँ पर जाकर रिजर्व कर लिया। अब बात करते हैं अभी हाल में क्या हुआ कि अमेरिका ने क्या किया, इस रिजर्व कोटा को बढ़ाकर 7% से कितना कर दिया, 15% कर दिया। अमेरिका ने कितना कर दिया, 7% से बढ़ाकर कितना कर दिया, 15%। अब 7% से बढ़ाकर 15% कर दिया, तो इसमें भारत वालों को फायदा हो गया। क्यों? क्योंकि भारत के पहले कम लोग जाते थे, अब कितने जाएंगे, 15% लोग जाएंगे। अब ये 15% कर दिया, विदेशों सबके लिए एक रिजर्व कोटा कर दिया, जो कि 7% था पहले, अब कितना कर दिया, 15%। और इसी को बोला गया ईगल एक्ट। क्या बोला गया, इसी को बोला गया ईगल एक्ट। अब साथियों ईगल एक्ट में ये तो बना दिया अमेरिका ने। ईगल एक्ट का मतलब होता है इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। क्या बोला जाता है, इक्वल एक्सेस ग्रीन कार्ड फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2021। इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। लेकिन जैसे कि 7 से 15% हुआ, तो अमेरिका वालों को क्या फ़ायदा हुआ, अमेरिका वालों को साथियों ये फ़ायदा हुआ है कि जैसे कि दुनिया भर की बात करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं अमेरिका में, फेसबुक वगैरह जो भी बात करते हैं, इनका जो वहाँ के लोग हैं इसमें क्या जाते हैं, भारत के द्वारा बहुत ही टैलेंटेड हस्तियाँ उन कंपनियों में काम करी है। अब जैसे कि वहाँ के प्रोफेसर लोग हैं, भारत के इतने टैलेंटेड लोग जो अमेरिका में बसे हुए हैं, तो वहाँ की सरकार ने सोचा है कि हम 7% कोटा देते हैं, तो वहाँ जो टैलेंटेड लोग हैं, जो लाखों लोग एम्बेसी में अप्लाई करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक तरह से कॉम्पिटिशन चलता रहता है अमेरिका में जाने के लिए। और अच्छी क्वालिटी वाले जो थे एम्प्लॉय अच्छी क्वालिटी वाले जो अमेरिका के लिए काम करेंगे, उनकी संख्या कम है, वहाँ पे कोटा कम है, तो वो पहुंच नहीं पाते। तो इसी को चलते हुए अमेरिका ने सोचा है कि हमारे देश की एम्प्लॉयमेंट पावर, जीडीपी ग्रोथ, इन सबको बढ़ाने के लिए क्या करें, टैलेंट वाले लोगों को बुलाया जाए। और टैलेंट वाले लोग तभी आ सकते हैं जब हमारे ये रिजर्व कोटा विदेश वाला बढ़ा दिया जाए। इससे हमारे देश में क्या करेंगे, टैलेंट वाले लोग आएंगे और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे, हम क्या है, प्रगति में आएंगे। इन सभी चीज़ों को देखते हुए अमेरिका ने 7% कोटा से बढ़ाकर 15% कर दिया। आगे चलते हैं ईगल एक्ट। अभी ईगल एक्ट कहाँ लागू हुआ है, ईगल एक्ट लागू हुआ है कांग्रेस में। कांग्रेस क्या है, अमेरिका की संसद है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन। और जो बाइडेन की वहाँ की 2 पार्टियाँ हैं, एक तो है डेमोक्रेटिक पार्टी, एक है जो बाइडेन की पार्टी, जिसकी हम बात करते हैं। देखो ये देखिए साथ है, बिल टू रिमूव पर कंट्री कैप ऑन ग्रीन कार्ड इंट्रोड्यूस्ड इन यूएस कांग्रेस। कांग्रेस वहाँ की क्या है वहाँ की संसद है ना। ये वाशिंगटन की खबर है, जून 2003 की, जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये आपको पासपोर्ट है, पासपोर्ट मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ये मैडम है भैया डेमोक्रेटिक की। अब जब बात करते हैं वहाँ की संसद में लागू गया, भारत की संसद में तो क्या होता है, कोई भी बिल लागू हो जाता है, तो चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या विपक्ष हो या पक्ष हो, तो हमेशा जब भी कोई चीज़ लागू होती है भारत में, तो विपक्ष उसका विरोध करता ही करता है 100%, चाहे वो अच्छी हो या गलत हो। ठीक है, एक मिनट सुनिए। तो क्या होता है साथियों, भारत में क्या होता है कि भारत में कोई भी संसद में कोई भी चीज़ लागू होती है, उन सब चीज़ों के लिए पक्ष वाले का कोई भी चीज़ लागू कर रहे हैं संसद में, तो विपक्ष वाला उसका विरोध करेगा, चाहे वो सही हो या गलत हो। हम सभी पार्टियों की बात करें, किसी पर्सनल पार्टी पे हमारा मुद्दा नहीं है। लेकिन बात करें हम अमेरिका की संसद की, जिसका नाम है, क्या नाम है साथियों, तो अमेरिका की संसद की हम बात करते हैं, तो क्या नाम है, एक सेकेंड, कांग्रेस। क्या नाम है, कांग्रेस। आगे चलते हैं इसमें। तो ये मैडम है, ये डेमोक्रेटिक पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव है, डेमोक्रेटिक पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव है, जिनका नाम है लोई लोफग्रेन। क्या नाम है इनका, लोई लोफग्रेन। इन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी का रिप्रेजेंटेशन किया है। आगे बात करते हैं, इसमें संसद की बात चल रही है वहाँ की, है ना।
आगे हम बात करते हैं तो ये है रिपब्लिक पार्टी के जॉन क्रूटिस। इन दोनों ने मिलकर इस ईगल एक्ट को पारित किया, वहाँ पे पेश किया और पेश करके दोनों पार्टियों के द्वारा समझौता करके इस एक्ट को लागू कर दिया गया। भारत की तरह नहीं कि विरोध हो रहा, दोनों ने मिलकर इसको क्या कर दिया, पारित कर दिया। किसका नाम है, ईगल एक्ट। और इस ईगल एक्ट को बनाने के लिए जो बात करते हैं वहाँ की जो संसद है कांग्रेस, जो संसद में क्या होता है कि दो तिहाई वोट चाहिए, 2/3 वोट चाहिए पर पार्टी के द्वारा। जैसे इनकी पार्टी ने भी 2/3 वोट दे दिए और डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी 2/3 वोट दे दिए और इस बिल को पारित किया है। साथियों, इस बिल का नाम है, बिल को बाईपार्टिसन सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बाईपार्टिसन सिस्टम बोला जाता है। देखो ये देखो आप, पर कंट्री वीजा कैप्स हर्ट द अमेरिकन इकोनॉमी, preventing US employees from staying competitive, hurt families. I have introduced the bipartisan Eagle Act. ये देखिए आप, बाईपार्टिसन ईगल एक्ट का मतलब क्या होता है कि दोनों ने मिलकर इस बिल को लागू कर दिया, दोनों पार्टियों ने, रिपब्लिक वालों ने और रिपब्लिक जॉन जो क्रूटिस है, मैंने बता दिया आपको, उस मैडम का नाम भी बता दिया। इन दोनों ने मिलकर इसको लागू कर दिया, किसको, ईगल एक्ट 2021 को। ये ठीक है, ये ईगल अधिनियम को यहाँ की जो सीनेट है, सीनेट कौन सी है, सीनेट की हम बात करते हैं तो क्या है, सीनेट अपर सदन है या लोअर सदन है, बताइए आप। सीनेट अपर सदन है या लोक सदन है। तो सीनेट जैसे कि भारत में राज्यसभा होती है ऊपरी सदन, इसी प्रकार वहाँ पे क्या होता है, सीनेट होता है, ठीक है। और लोकसभा जैसी बात करते हैं तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वहाँ की लोकसभा होती है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वहाँ की क्या होती है, लोकसभा होती है। और आप बात करते हैं सीनेट, तो ये सीनेट राज्यसभा ने भी इसकी मंजूरी दे दी और राज्यसभा लोकसभा वहाँ पे मंजूरी देकर 2/3 समझौतों के साथ फिर कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे राष्ट्रपति के पास, जो हस्ताक्षर कर देंगे। और ये देखिए आप, जो बाइडेन जो कि ईगल एक्ट 2021 जीसी पर कंट्री कैप्स रिमूवल, ये देखो, ये जो बाइडेन जो वहाँ के राष्ट्रपति है। आगे इसी में बात करते हैं तो ये मिलता है ग्रीन कार्ड, और ग्रीन कार्ड का ईगल एक्ट बता दिया। ईगल एक्ट का मतलब होता है इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड। क्या होता है साथियों देखो, ईगल EAGLE, ईगल मतलब इक्वल एक्सेस ग्रीन कार्ड, लीगल एम्प्लॉयमेंट आप जानते हो, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। ये आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन, इसको बोला जाता है ग्रीन कार्ड, जो कि वहाँ का नागरिकता का कार्ड होता है, जिसमें आपका सरनेम, गिवन नेम, आपकी कैटेगरी, कंट्री ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर कौन सा है, साथ में आपको एक्सपायर डेट जो प्रेसिडेंट के द्वारा लागू होती है कि आपको कब तक की नागरिकता चाहिए, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ग्रीन कार्ड में क्या क्या होगा, USCIC नंबर, फोटो ऑफ द ग्रीन कार्ड होल्डर, कंट्री, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, साथ में आप किस देश से बिलोंग करते हो उस देश का नाम, साथ के साथ में आपको लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, वीजा कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फिंगरप्रिंट, एक्सप्रेशन डेट, इशू डेट, सारी चीज़ें आपको दी जाती है। ग्रीन कार्ड की हिस्ट्री में आपको बताऊं तो ग्रीन कार्ड भी जो स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट बार जो ग्रीन कार्ड लागू होता है, ये ग्रीन कार्ड ऐसा था, लेकिन बाद में ग्रीन कार्ड में कुछ चेंजेस हुए, उसके बाद ये येलो कार्ड बन गया। येलो कार्ड कब बना, 1977 से 1989 के बीच में ये येलो कार्ड बन गया। उसके बाद आगे चलते तो ये पिंक कार्ड बन गया। क्या बन गया, ये पिंक कार्ड बन गया। भैया ग्रीन कार्ड में बहुत बदलाव हुए थे। पिंक कार्ड कब से कब तक रहा, 1989 से 1997 तक रहा। उसके बाद ये पर्पल कैप बन गया, पर्पल बन गया ग्रीन कार्ड से, ये सॉरी पिंक कार्ड से ये पर्पल बन गया 1997 से 2010 तक। और 2010 के बाद से वापस क्या बना दिया गया, ग्रीन कार्ड बना दिया गया। ये ग्रीन कार्ड का इतिहास है जो आपको इतनी ज़रूरत नहीं है ध्यान रखने की, फिर भी आप नॉलेज में रख सकते हो कि ग्रीन कार्ड का क्या सिस्टम था। 2010 से फाइनली ग्रीन कार्ड यहाँ पे यूज किया जा रहा है, जो कि वहाँ की नागरिकता को दर्शाता है। ये पूरा सिस्टम है कि लॉटरी प्रोसेस कहता हुआ है, कैसे एडमिशन मिलता है, कैसे वीज़ा मिलता है, कैसा सारी चीज़ें सिस्टम होता है, कैसी नागरिकता मिलती है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। आगे चलते इसी में बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में आप क्या करना, आप एक काम करना कि PDF ले लेना और PDF से देख लेना ना, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, सारी डिटेल्स इसमें दी हुई है। आगे इसमें बात करते हैं हम, एक सेकेंड, ये सारी चीज़ें आपको दी हुई है। इसके बाद एक सेकेंड, ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम करते हैं आज बात। साथियों देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फंगल संक्रमण के इलाज के लिए एम्फोटेरिसिन, क्या नाम है, एम्फोटेरिसिन बी एक नैनो दवा, नैनो फाइबर तकनीक आधारित मौखिक गोलियां किसने विकसित की है। अब ये क्या होगा कि जो फंगल संक्रमण होता है, फंगल संक्रमण की जो हम बात करते हैं, दांत काट खुजली, इन संक्रमण को रोकने के लिए एम्फोटेरिसिन नाम बी की एक नैनोफाइजर तकनीक से आधारित एक मौखिक गोलियां विकसित की है। ये किसने की है, किस आईआईटी ने की, ये बोला जा रहा है। तो दोस्तों फंगल संक्रमण के लिए एम्फोटेरिसिन बी ये किया है विकसित, किसने, आईआईटी हैदराबाद ने। किसने किया है, आईआईटी हैदराबाद ने ये विकसित किया है, हैदराबाद ने ये विकसित किया है, किसने, आईआईटी हैदराबाद ने। अब इसमें होगा क्या, तो इसमें क्या होगा साथियों कि ये गोली है जो फंगल संक्रमण के कारण आपके इलाज को रोकेगी, आपका अवशोषण कम करेगी, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है, इंजेक्शन के रूप में आपको उपलब्ध होगी। आईआईटी हैदराबाद डेवलप्स नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी बेस्ड ओरल टैबलेट ऑफ एम्फोटेरिसिन बी टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन, जो कि आपके फंगल इन्फेक्शन को रोक लेगी, ये इंजेक्शन के रूप में काम करेगी। आईआईटी हैदराबाद ने ये आपको लिए लॉन्च की है। ये देखिए, इसके अलावा हम बात करते हैं आईआईटीज़ की, तो आईआईटीज़ के बारे में मैं आपको यहाँ ही बता देता हूँ। इनमें देखिए आप एक सेकेंड इसके बारे में जान लो। ये आपको देखिए इसकी कितनी गोली आपको यूज करनी पड़ेगी, 100 mg वाइल, ये इसमें दिया हुआ है सारी डिटेल्स। आपको टैबलेट लेनी पड़ेगी, ये 100 mg की गोली होगी, है ना, 100 मिलीग्राम की ये गोली होगी। आईआईटी की बात करते हैं तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ और उन क्वेश्चंस का आप जवाब देने की कोशिश करो साथियों। के लिए हम बात करते हैं आईआईटी मद्रास की। तो अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास के द्वारा क्या काम किया गया है, आईआईटी मद्रास के द्वारा क्या काम किया गया है। आईआईटी मंडी की हमने बात की थोड़े दिन पहले, आईआईटी मंडी ने क्या काम किया है। इसके अलावा हम बात करते हैं आईआईटी किसकी, गुवाहाटी की, किसकी, गुवाहाटी की हम बात करते हैं, तो इसने क्या काम किया है, आईआईटी गुवाहाटी ने। इसके अलावा आईआईटी रोपड़ ने, आईआईटी रोपड़ ने क्या काम किया है, जिसके बारे में भी आपको बताना है आईआईटी रोपड़ ने क्या काम किया है। कि 4 क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप देने लग जाओ। तो आईआईटी मद्रास के द्वारा क्या काम किया गया था, आईआईटी मंडी ने क्या काम किया था, आईआईटी रोपड़ ने क्या काम किया था, और आईआईटी गुवाहाटी ने क्या काम किया था। तो अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले हमने इस सेशन में बात की थी साथियों कि आईआईटी रोपड़ की बात करते हैं, तो ये आईआईटी रोपड़ ने क्या किया था, एक यूएस पेन ड्राइव बनाया था। क्या बनाया था, यूएसबी पेन ड्राइव, जो क्या करेगा, आपके जो भी खाने लायक वस्तु है, आपकी जो उपज होती है आलू वगैरह, इनको क्या करेंगे, कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे। तो इसने यूएसबी पेन ड्राइव जो कि आपको कोल्ड स्टोरेज के लिए यूज किया जाएगा, इसको बनाया था यूएसबी पेन ड्राइव कोल्ड स्टोरेज के लिए इसने बनाया था आईआईटी रोपड़ ने। आईआईटी गुवाहाटी की हमने बात की थी, जिसने स्मार्ट विंडो बनाया था, जो आपको वातावरण के कारण क्या कर देगा, आपको वातानुकूलित कर देगा। जैसे आपका ग्लास कांच, जो गाड़ी का ग्लास हुआ, रेलवे की खिड़की हुई, हवाई जहाज की खिड़की हुई, इनको मैंने बताया था आपको, जो फोटो इलेक्ट्रिक सिस्टम के माध्यम से आईआईटी गुवाहाटी ने, तो इसने क्या किया था, स्मार्ट विंडो बनाई थी। क्या बनाई थी, स्मार्ट विंडो बनाई थी। ध्यान रख लो, अगर याद नहीं है किसी मेरे प्यारे साथी को तो नोट कर सकता है। साथियों अगर सेशन पसंद आ रहा है तो आप नोट करते जाए और शेयर करते जाए। आईआईटी मंडी ने क्या किया था, कोविड-19 की प्रोटीन को अलग किया था, प्रोटीन को इसने क्या किया था, अलग किया था। प्रोटीन का नाम क्या था, NSP1, ठीक है, ये नाम था। अगर साथियों दिखाई नहीं रहा है तो मेरे वर्ड को आप नोट करते जाओ। आईआईटी मद्रास ने क्या किया था, आईआईटी मद्रास के आप बता दीजिए। तो आईआईटी मद्रास ने क्या किया था, निर्मला सीतारमण जी जो कि वित्त मंत्री है, इनको 3D प्रिंटेड हाउस, इन्होंने क्या किया था, 3D प्रिंटेड हाउस जो कि दिखा दिए थे बनाकर, प्रिंटेड हाउस बनाकर दिखा गए थे। और ये बनाकर दिखा दिए थे, मतलब कुछ मिनटों या कुछ घंटों में दिखा दिए थे, कुछ मिनटों और घंटों में इन्होंने ये काम कर दिया था आईआईटी मद्रास ने। तो आईआईटी मद्रास ने तो क्या किया था, 3D प्रिंटेड। आईआईटी मंडी ने प्रोटीन अलग किया था कोविड-19 का। आईआईटी रोपड़ की हम बात करते थे तो इसने यूएसबी पेन ड्राइव बनाया था, और आईआईटी गुवाहाटी ने स्मार्ट विंडो बनाया था। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख लो। और आईआईटी हैदराबाद ने क्या किया अभी हाल ही में, तो नैनो टेक्निक के माध्यम से फंगल इन्फेक्शन के लिए क्या कर दिया, गोलियां बना दी। इसमें क्या होगा कि आपको इसने ये बात बोली है आईआईटी हैदराबाद ने कि किसी भी इस जो कंपनी का नाम है, जो गोली है, इस गोली की कंपनी ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि किसी भी कंपनी को अगर दवाइयाँ चाहिए, मेरी दवाइयों का फॉर्मूला चाहिए, तो आप बिना कीमत की
फॉर्मूलों को ले लो और भारत की सेवा करो, मतलब भारत के लिए आप इन दवाइयों को बना सकते हो, मतलब कोई पेटेंट आपकी बात नहीं रखेंगे। इस गोली का शॉर्ट फॉर्म नाम है AMB। क्या नाम है? AMB, एम्पोपोटेसिन बी, एम्पोपोटेसिन बी। ये सारी चीज़ें आपने को मैंने बता दी। आगे चलते हैं, ये तथ्यात्मक जानकारी जो आपको ध्यान रखनी है, कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाएगा। IIT हैदराबाद की हम बात करते हैं तो 2008 में IIT की स्थापना हुई थी। IIT हैदराबाद की स्थापना 2008 में हुई थी, ठीक है। इसके चेयरमैन है VVR मोहन रेड्डी। कौन है? VVR मोहन रेड्डी इसके चेयरमैन है। किसके? IIT हैदराबाद के VVR मोहन रेड्डी। और डायरेक्टर है बुधा राजू श्रीनिवास जी यहाँ की क्या है? चेयरमैन है। ये सारी चीज़ें तथ्यात्मक जानकारी जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसका मोटो है इन्वेंशन एंड इनोवेशन इसका मोटो है, ठीक है। ये बात कर ली अपने रिसेंट न्यूज ऑफ IIT की हमने बात कर ली, जिसमें हमने IIT गुवाहाटी की भी बात कर ली, साथ में हमने IIT मद्रास की भी बात कर ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो कि रहने वाला है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय पुरातत्व विभाग से, आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण SSI आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है इसकी हम बात करते हैं ASI की। तो ASI ने अभी हाल में किस राज्य में त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर में 3 गुफाएं मिली? कहाँ पर? त्रिरश्मि, क्या नाम है? त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर में 3 गुफाएं और मिल गई इनमें। तो पहले यहाँ पे कितनी गुफाएं थी? तो दोस्तों पहले यहाँ थी 24 गुफाएं। कितनी थी? पहले यहाँ थी 24 गुफाएं। कितनी थी? पहले यहाँ थी 24 गुफाएं। इनकी हम बात करेंगे, इसके पहले आप इनको देख लीजिए। तो एक सेकेंड, किस राज्य में त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर मिली? तो ये मिली है साथियों महाराष्ट्र में। कहाँ पर मिली है? महाराष्ट्र में नासिक में। कहाँ पर मिली है? महाराष्ट्र के नासिक में ये मिली है। ये त्रिरश्मि बौद्ध गुफा कहाँ मिली है? महाराष्ट्र के नासिक में मिली है, पांडवलेनी कॉम्प्लेक्स में। कहाँ पे मिली है? पांडवलेनी कॉम्प्लेक्स में ये त्रिरश्मि क्या मिली है? बौद्ध गुफाएं मिली है। 24 गुफा पहले मिली थी, इसके बाद में आप बात करते हैं डिटेल्स में। तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ये मिली है। महाराष्ट्र की हम बात करेंगे। ये देखो थ्री न्यू केव्स इन नासिक पांडवलेनी कॉम्प्लेक्स ASI टू लॉन्च एक्सटेंसिव सर्वे। उनके सर्वे के दौरान ये त्रिरश्मि केव्स, ये देखो, ये आपको गुफा दिखाई दे रही है। ये देखो आपको दिखाई दे रही है 2 गुफा और है। एक गुफाओं की कंडीशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI इनके द्वारा ये खोजी गई है। कहाँ पर? बुद्धिस्ट केव कॉम्प्लेक्स इन नासिक महाराष्ट्र पे। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? तो एक बार आप थम्स अप दे दीजिए कि समझ में आ रहा है। साथियों बता दीजिए सर का मोटिवेशन बनाए रखे, बताओ। तो इसके पहले 24 गुफाएं यहाँ पे थी। अब बौद्ध जो क्या होते थे कि जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो बौद्ध भिक्षु आधे जाने के माध्यम से कहीं ना कहीं रुकते थे। और कहाँ रुकते थे? उन गुफाओं में रुकते थे। उनको बोला जाता था चैत्या और विहारा। क्या बोला जाता था? चैत्या और विहारा बोला जाता था। जब बोक्सो विद्यु कहीं पे आने जाने के साथ साथ कहीं पर रुकते थे, गुफाओं में रुकते थे, उनको बोला जाता था चैत्या व विहारा। इसके पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर 24 गुफाएं पहले खोजी गई थी। 24 गुफाएं पहले खोजी गई थी त्रिरश्मि केव्स के माध्यम से। जो वहाँ त्रिरश्मि केव है महाराष्ट्र में, वो कब खोजी गई थी? तो ये खोजी गई थी 1 BC एंड 6 से 7 AD। 1 BC से 6 से 7 AD के टाइम पे ये खोजी गई थी 24 गुफाएं। किसने खोजी थी? तो ये खोजी थी कैप्टन जेम्स डेलामाइन ने। किन्होंने खोजी थी? कैप्टन जेम्स डेलामाइन ने। कैप्टन जेम्स डेलामाइन ने इन बौद्ध भिक्षुओं की जो गुफा है इनको खोजा गया था। कब खोजा था? 1823 में। कब? 1823 में ये खोजी गई थी। अभी हाल में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सर्वे के अनुसार 3 गुफाएं और खोज दी गई है। तो कहाँ खोज दी गई है? नासिक महाराष्ट्र में खोज दी गई है, जिनका नाम है त्रिरश्मि गुफाएं। ठीक है, 1 BC से 6-7 AD के बीच में खोजी गई थी। और कैप्टन जेम्स डेलमाइन ने इन 24 गुफाओं की
खोज की थी 1823 में, जो कि नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। आपको पता है ये इनके बारे में, महात्मा बुद्ध जी के बारे में, इनके बारे में मैंने बताया था कि इनकी संख्या कितनी है। बताइए अगर आपको किसी विद्यार्थी को याद है तो कितनी संख्या थी महात्मा बुद्ध जी की। आपको पता है बुद्ध पूर्णिमा जो कि निकल गई 26 मई को, और वैशाख पूर्णिमा मनाई गई थी। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था सात्यो सिद्धार्थ, और माता का नाम था माया, जो इनका पालन पोषण किया था माँ प्रजापति ने। लुम्बिनी में इनका जन्म होता 563 ईसा पूर्व में। साथ ही साथ में आपको पिता का नाम पता होगा, शुद्धोधन जिनके पिता का नाम था। और बोध गया में अभी हाल में महात्मा बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा बनाई जा रही है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने ढंग से बताई हुई है। महात्मा बुद्ध जी ने जो प्रथम ज्ञान प्राप्त करके कहाँ पर प्राप्त किया था, पीपल के पेड़ के नीचे। और आपको पता है महाविनिष्क्रमण और महाचक्र परिवर्तन, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है। यदि आपको याद है तो मेरे को डिटेल्स में आप कमेंट करके बता दीजिए। ये सारी चीज़ें बात हो गई बुद्धिज्म की। आगे चलते इसी में बात करते हैं हम। तो देखिए आप, ये देखो आप, ये पांडव लाइनिक केव्स है जिनमें अभी हाल में गुफाएं खोजी गई है। 24 से केव यहाँ पहले थी, और सारी चीज़ें आपको बता दिया। साथ में मैंने विहारा और चेन्नई के बारे में बता दिया, जो लगभग 25 केव है जो वहाँ पर बुद्धिज्म आते जाते थे। और ये कैप्टन जेम्स डेलामाई ने इनको खोज की थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं तो दोस्तों इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है एक बार यूपीएससी में क्या क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में बताने से पहले बताऊंगा कि आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है एएसआई की हम बात करते हैं तो डायरेक्टर जनरल है वी विद्यावती। कौन है? वी विद्यावती, जो कि एक आईएएस अधिकारी है। और ये आईएएस अधिकारी यहाँ के क्या है? डीजी, ये डायरेक्टर जनरल है। हेडक्वार्टर की हम बात करते हैं तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। ठीक है, आपको बता दें इसकी खोज किसने की थी। साथियों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पहले, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा अगर ध्यान रहिए। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने, किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी खोज की थी। कनिंघम ने इसकी खोज की थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। और इसको कब खोजा गया था? 1861 में खोजा गया था। 1861 में खोजा गया था। और किसके अधीन ये काम करते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन ये काम करते हैं। कौन? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये सारी चीज़ें बात कर ली भारतीय पुरातत्व विभाग की। आगे बात करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि साथियों सेशन आपको पसंद आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो एक बार इसको अच्छे से शेयर कर दीजिए, और साथ के साथ में पढ़ाई का इंटरेस्ट आप लेते जाइए। आगे बात करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किस राज्य में ईडस बेस्ट फूड मेगा पार्क की उद्घाटन किया है? तो अभी हाल में नरेंद्र सिंह तोमर जो कि भारत के कृषि मंत्री है, नरेंद्र सिंह तोमर इन्होंने अभी हाल ही में ईडस बेस्ट फूड मेगा पार्क, क्या है? ईडस बेस्ट फूड मेगा फूड पार्क के उद्घाटन किया है। ये कहाँ पर किया है साथियों? तो आपको बताना है इसका, अगर आपको याद है तो इसका बताइए आंसर कि कहाँ पर किया गया है। ईडस बेस्ट फूड मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर किया है? छत्तीसगढ़ रायपुर में। साथियों अगर आपको महाराष्ट्र के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं अभी हाल में स्लाइड नीचे करके आपको बता दूंगा इस क्वेश्चन के बाद में। तो ठीक है, ये छत्तीसगढ़ रायपुर में इसका उद्घाटन कर दिया है। किसने? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। अब ये फूड पार्क होता क्या है? अगर किसी को याद है तो फूड पार्क के बारे में आप बता सकते हो। फूड पार्क क्या होता है कि जहाँ पर फसलों को बेचा जाए, खरीदा जाए, संग्रहित किया जाए, संरक्षित किया जाए। जैसे वहाँ का कोल्ड स्टोरेज बना दिया, जैसे कि आलू है, आपने आलू खरीद लिए, वहाँ पे आलू खरीदने के बाद आपने उनको संग्रहित कर लिया। संग्रहित कहाँ किया? सर कोल्ड स्टोरेज में कर लिया ताकि आलू बिगड़े नहीं। तो आपने वहाँ पे कंपनियाँ लगा दी। कंपनियाँ लगाने के साथ उनका यूज़ करने लगा, फैक्ट्रीज वगैरह लगा कर उनको यूज़ करने लग गए। यूज़ किस में करने लग गए? जैसे कि आप यूज़ करने लगे साथियों इस पर, जैसे चिप्स बनाने आप लग गए। तो इन सब चीज़ों को जहाँ पर सब चीज़ें इस्तेमाल की जाए, उस वस्तु का उपयोग ऐसे तरल पदार्थों में या पदार्थों या वस्तु बनाने में किया जाने लगे तो वो कहलाता है मेगा फूड पार्क। जहाँ वस्तु खरीदी भी जा सकते हैं, वहाँ पे संरक्षित भी की जा सकती है, संग्रहित भी की जा सकती है, साथ ही साथ उनको अन्य पदार्थों में भी चेंज किया जा सके, तो वो कहलाता है मेगा फूड पार्क।
अभी हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में ये स्टार्ट किया गया था। साथ के साथ आपको मैं बता दूं इसमें, तो आपको पता है छत्तीसगढ़ रायपुर में स्टार्ट किया गया था, है ना। आगे हम बात करते हैं, भारत का जो प्रथम था तो वो था जोराम मेगा फूड पार्क। जोराम मेगा फूड पार्क कहाँ पर? मिजोरम पे। कहाँ साथियों? मिजोरम में। मिजोरम में जो भारत गवर्नमेंट के द्वारा पहला मेगा फूड पार्क खोला गया था, इसका बारे में आप ध्यान रखिएगा। साथ में पहली बार कहाँ पर? पहली बार अगर हम बात करते हैं इसमें, तो पहली बार इटली ने क्या किया था? मेगा फूड पार्क खोला था मेहसाणा गुजरात में। इटली ने पहली बार भारत में पहली बार मेहसाणा गुजरात में, कहाँ पर? मेहसाणा गुजरात में ये फूड पार्क खोला था। मेहसाणा गुजरात में मेगा फूड पार्क खोला था। किसने? इटली ने। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे हम बात करेंगे इसमें, तो अभी हाल ही में इट्स बेस्ट फूड मेगा पार्क किसने बना दिया? नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ रायपुर में, जोराम मेगा फूड पार्क मिजोरम में, साथ के साथ इटली ने मेहसाणा गुजरात में मेगा फूड पार्क खोला था। ये बताया मैंने आपको सारी चीज़ें, जहाँ पर क्या होता है फूड पार्क, जहाँ पे फसलों को क्या किया जाता है? संग्रहित, संरक्षित तथा अन्य पदार्थों में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जैसे आलू को चिप्स में बदल दिया जाता है। आगे चलते इसी में बात करते हैं, तो आप देखिए छत्तीसगढ़ के बारे में मैं बता दूं आपको, तो छत्तीसगढ़ के अभी हाल में यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इनोग्रेट इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क एट रायपुर छत्तीसगढ़, ये लॉन्च कर दिया गया है। ये है आपको साथियों, ये नरेंद्र सिंह जी तोमर जो यूनियन मिनिस्टर है, कृषि मंत्री है, ठीक है। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, अनुसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल, भूपेश बघेल यहाँ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल जी। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल। लोकसभा सीटें 11, राज्यसभा सीटें 5 और विधानसभा सीटें 90। विधानसभा सीटें 90 और विधान परिषद सीटें कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। विधान परिषद सीट की हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कितना है? 78। आगे बात करते हैं, एक सेकेंड, राष्ट्रीय उद्यान है कंजेर घाटी, गुरु का सिद्धार्थ, इंद्रावती, कुटुरु, यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ के? इसके छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान क्या क्या है? कांजेरी घाटी, गुरु का सिद्धार्थ, इंद्रावती, कुटुरु, ठीक है, ये यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है। राजधानी रायपुर, अनुसुईया उइके, भूपेश बघेल। लोकसभा सीटें 11, राज्यसभा सीटें 5, विधानसभा सीटें 90। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, ये वर्चुअल इनॉग्रेशन हो गया है किनका? तो मेगा फूड पार्क का वर्चुअल इनॉग्रेशन हो गया है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को पीडीएफ में मिल जाएगी और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें, इटली हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट इन इंडिया एट फनीदर इन द मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में इटली ने लॉन्च किया था। साथ के साथ में हम बता दें, रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ ऑपरेशनलाइज्ड द फर्स्ट मेगा फूड पार्क MF ऑफ मिजोरम, जो कि जोराम मेगा फूड पार्क है। कहाँ पर? मिजोरम में। ये मिजोरम का जो बताया गया था साथियों, कहाँ पर? जोराम मेगा फूड पार्क मिजोरम का। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय रिजर्व बैंक की 4 सदस्य मौद्रिक नीति, 4 सदस्य मौद्रिक नीति मतलब मॉनेटरी पॉलिसी। अभी हाल ही में भारत सरकार की RBI ने अभी हाल ही में मॉनेटरी पॉलिसी लागू कर दी, मॉनेटरी पॉलिसी वापस निकाल दी। और ये मॉनेटरी पॉलिसी का जो बात करते हैं, जो ये आपको दिखाती है रेपो रेट SLR, आपकी जो भी बैंक रेट, इन सभी को दिखाती है मॉनेटरी पॉलिसी की अध्यक्षता 2 से 4 जून के बीच 2021 के बीच में हुई। और इनकी अध्यक्षता किसने की है? तो इनकी अध्यक्षता की है साथियों शक्तिकांत दास ने। किन्होंने की है? शक्तिकांत दास ने। जो कौन है? शक्तिकांत दास, जो भारत के RBI के गवर्नर है, RBI के ये गवर्नर है। अब शक्तिकांत दास जी ने ये कर दी, तो इनके साथ कितने लोग शामिल थे? तो ये मॉनेटरी पॉलिसी में
छह लोग शामिल थे। कौन शामिल थे? छह लोग शामिल थे। अब ये छह लोग कौन कौन है, इनके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर इसमें होते हैं। साथ के साथ में इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता दी। अभी हाल ही में मॉनेटरी पॉलिसी लागू हुई, तो इसमें रेट क्या क्या रखी गई है, रेट की हम बात करते हैं साथियों। तो आप देखिए एक सेकेंड, गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में ये हुई, जो 2 से 4 जून के बीच में हुई। इसमें मॉनेटरी जो पॉलिसी है, ये मॉनेटरी पॉलिसी वही निर्धारित की गई है, और अगली जो बैठक होगी वो 4 से 6 अगस्त के बीच में होगी। तो इन्होंने जो बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ की, तो जीडीपी ग्रोथ की इन्होंने बात की थी 10.5% की। कितनी बात की थी पहले? 10.5% की इन्होंने बात की थी, जो वापस घटकर 2022 के लिए, आपको पता है क्यों घटी, कि भारत में 2 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ था, इसी के कारण। और इन्होंने अभी हाल में प्रिडिक्ट की है 9.5% जीडीपी ग्रोथ रेट। जबकि एसबीआई के द्वारा कितनी की गई थी, अभी हाल में मैंने आपको बताया था एसबीआई के लिए भारत के द्वारा कितनी जीडीपी ग्रोथ प्रिडिक्ट की गई है। तो यह आपको पता होना चाहिए, बताइए। तो ये पता होगा 2022 के लिए 7.9% इन्होंने प्रेडिक्ट किए एसबीआई वालों ने, जबकि आरबीआई ने 9.5 प्रेडिक्ट किए। आगे चलते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट की इनकी बात करेंगे। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रेपो रेट रिमेन्स अनचेंज्ड एट 4%, तो ये रखी गई है। लेकिन जो बात करते हैं इसमें, तो इसमें देखो आप, ये देखो द पॉलिसी रेपो रेट तो रही है 4%। पॉलिसी रेपो रेट कितनी रही है? 4%। 4% तो रेपो रेट रही है। रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं अपन, तो 3.35% रही है। बात करते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, जो कि एक तरह से बैंक रेट होती है, ये रही है 4.25%। आगे बात करते हैं बैंक रेट, ये है 4.25%। CRR कैश रिजर्व रेशियो जो कि 4%। और आगे बात करते हैं SLR 18%। ये बात कर रहे हैं अपन किसकी? बैंक रेट की, जो अभी हाल ही में लागू की गई है, किनके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको अगर मैं समझाने लग जाऊं तो लगभग 1 घंटा इनमें निकल जाए। ये रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे किसी दिन। लेकिन फिलहाल में आप ये सारी चीज़ें नोट कर लो कि पॉलिसी रेपो रेट तो 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.25%, बैंक रेट 4.25%, कैश रिजर्व रेशियो 4%, SLR 18%। ये सारी चीज़ें आपके लिए बताई जा रही है। आगे इसी में बात करते हैं कि जो जीडीपी ग्रोथ की बात की थी 10.5% की, जो अब कितनी रह गई? 9.5% इन्होंने प्रेडिक्ट की है। किन्होंने प्रेडिक्ट की है? तो ये प्रेडिक्ट की है साथियों किसने? जिन्होंने आरबीआई के गवर्नर ने 2022 के लिए। जबकि 2021 की 7.3% ये रही है। कितनी? 7.3% किसकी रही है? 2021 की रही है। 2021 की है ये रेपो जो आपकी जीडीपी रेट रही है, एसबीआई के द्वारा बताई गई है 7.9% भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2022 के लिए। अब आगे हम बताना चाहूँगा कि इसमें कौन कौन शामिल हुआ था। तो इसमें शामिल हुए थे आरबीआई के खुद चेयरमैन श्री शक्तिकांत दास जी। श्री शक्तिकांत दास जी इसमें शामिल हुए। साथ ही इसमें डिप्टी गवर्नर जो ऑफ द रिजर्व बैंक इंडिया के कौन शामिल हुए? डॉक्टर माइकल देबात्रा पात्रा है, वो इसमें शामिल हुए। 2 लोग तो ये हो गए। साथ के 1 ऑफिसर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड के द्वारा जो आदमी नॉमिनेट किया गया है, जिनका नाम है डॉक्टर मृदुल के सगार। तो मैं आपको यहाँ पे लिख ही देता हूँ। शक्तिकांत दास जी इसमें शामिल हुए। शक्तिकांत दास जी इसमें शामिल हुए। साथ में माइकल पात्रा इसमें शामिल हुए। माइकल पात्रा इसमें शामिल हुए। साथ में अपन बात करते हैं मृदुल साहब, मृदुल के सगार इसमें शामिल हुए। साथ में हम बात करते हैं एक प्रोफेसर थे बम्बई के, जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट के रिसर्च में शामिल थे, जिनका नाम था आशियाना गोयल। क्या नाम है? आशियाना गोयल। ये जो है ये एक प्रोफेसर है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट के, ये भी इसमें शामिल हुए। साथ के साथ में हमने बात करते हैं जो फाइनेंस एट द इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के अहमदाबाद के एक प्रोफेसर है, जिनका नाम है जयंत आर, क्या नाम है? जयंत आर वर्मा, इसमें शामिल हुए। साथ के साथ हम बात करते हैं इसमें कौन शामिल हुए, तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट जिनकी बात करते हैं डॉक्टर शशांक भिड़े, डॉक्टर शशांक भिड़े। ये सारे 6 लोग हैं, इनमें शामिल हुए थे शक्तिकांत, माइकल पात्रा, मृदुल से, आशियाना गोयल, जयंत आर के
वर्मा और साथ में डॉक्टर शशांक भिड़े, ये 6 लोग इसमें शामिल हुए थे। किसमें शामिल हुए थे? मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करने में। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के बोर्ड में किसे चुना गया है? तो अभी हाल में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के बोर्ड में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है दोस्तों आर.एस. सोडी को। किन्हें चुना गया है? आर.एस. सोडी को। आपको पता है अभी हाल में मिल्क डे निकला था। मिल्क डे कब निकला था? 1 जून को निकला था। कब निकला था? 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस निकला था। विश्व दुग्ध दिवस जो आपको पता है अमूल दूध पिता है इंडिया, याद है आपको? अमूल दूध पिता है इंडिया। और अमूल दूध पिता है इंडिया का जो ऑफिस की हम बात करते हैं तो आनंद गुजरात में। अमूल दूध पिता है इंडिया का ऑफिस कहाँ है? आनंद गुजरात में है। कहाँ पर है? आनंद गुजरात में है। और इस आनंद गुजरात की हम बात करते हैं तो इसका ऑफिस है और इसी के सीईओ है। कौन है? इसी के सीईओ कौन है? आर.एस. सोडी है, जो कि अभी हाल में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के अध्यक्ष चुन ले गए हैं, जो कि कहाँ इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय साथियों ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहाँ है? IDF में फुल फॉर्म नहीं लिख रहा, इंडियन इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है साथियों। आगे हम बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन बन गए? आर.एस. सोडी इसके अध्यक्ष बन गए। आर.एस. सोडी इसके अध्यक्ष बन गए। मुझे ये बता दो कि ब्रुसेल्स बेल्जियम में इनके अलावा किन किन का मुख्यालय है? आपको पता है अमूल अमूल दूध की बात करते हैं तो अमूल दूध और फेटा के बीच में अभी हाल में विवादित मामला चल रहा था। इस विवादित मामला सुलझाने के बाद में आर.एस. सोडी को अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के द्वारा क्या कर लिया गया? अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि अमूल के क्या थे? आर.एस. सोडी सीईओ थे। आर.एस. सोडी जो क्या थे? अमूल के सीईओ थे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो आपको बताना है कि बेल्जियम में ये था आईडीएम में की बात करते हैं तो साथियों नाटो का और किसका? यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। आईडीएफ की स्थापना की हम बात करते हैं तो आईडीएफ की स्थापना हुई थी साथियों 1903 में। कब हुई थी आईडीएफ की स्थापना? 1903 में हुई थी। कहाँ पर? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के बोर्ड की नियुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आर.एस. सोडी नियुक्त किए गए हैं। ये तथ्यात्मक न्यूज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये आर.एस. सोडी अमूल्स आर.एस. सोडी इलेक्टेड टू बोर्ड ऑफ ग्लोबल डेयरी बॉडी। ये आर.एस. सोडी है जिनका मैं आपके सामने ये देखो, ये 1 जून जो अभी हाल में वर्ल्ड मिल्क डे निकला है, इन्हीं के दिन इसको डेयरी फेडरेशन का अभी हाल में जनरल असेंबली के द्वारा इनको अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसको मुख्यालय, साथ में इसकी स्थापना 1903 में हुई थी। और यहाँ के DG जनरल डायरेक्टर की हम बात करते हैं तो कौन थे? कैरोलिन इमोड यहाँ की क्या है? DG है, डायरेक्टर जनरल है। 1903 में स्थापना ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसकी क्या हो गई थी? 1903 में हेडक्वार्टर में स्थापना। अगर भीम अमूल की बात करते हैं साथियों तो अमूल भारत के आनंद गुजरात में है। कहाँ पर है? आनंद गुजरात में है। और साथ में आपको मैं बता दूं इसी में इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 14 दिसंबर 1946 को। 14 दिसंबर 1946 को स्थापना हुई थी। इसके सीईओ आर.एस. सोडी है। और इसकी बात करते हैं हेडक्वार्टर की तो आनंद गुजरात में इसका है। ये सारी बात कर ली। साथ में इसके जो फाउंडर थे, खोजकर्ता, आपको पता है कौन थे? वर्गीज कुरियन। कौन थे साथियों? वर्गीज कुरियन इसके फाउंडर थे। और वर्गीज कुरियन को क्या बोला जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक बोला जाता है। ऑपरेशन ओवरफ्लड बोला जाता है किसको? श्वेत क्रांति को। ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नौसेना का स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हाइड्रोजन सर्वेक्षण मतलब हाइड्रो सर्वेक्षण की बात करते हैं अपन तो हाइड्रोजन सर्वेक्षण जहाज है आज सेवा मुक्त हो गया है। मतलब ये भी क्या हो गया? डिकमिशनड हो गया। किसके अनुसार? जो बात करते हैं अभी हाल ही में आईएनएस राजपूत डिकमिशनड हुआ था। कितने सेवा के बाद? 41 साल की सेवा के बाद। इसी प्रकार अभी हाल ही में भारतीय नौसेना का कोई एक जहाज है जिसका नाम है INS संध्याक। क्या नाम है साथियों? INS संध्याक। और ये INS संध्याक अभी हाल में डिकमिशनड हो गया है 40 सालों के बाद में। कब?
40 सालों के बाद में। इसको सेवा में कब लाया गया था? 1981 में सेवा में लाया गया था, सेवा में लाया गया था। और ये विशाखापट्टनम डॉकयार्ड से सेवा में लाया गया था। कहाँ पे? अभी हाल में सेवा मुक्त हुआ है विशाखापट्टनम डॉकयार्ड से। विशाखापट्टनम डॉकयार्ड मैंने बता दिया था आपको, भारत के तीनों डॉकयार्ड के बारे में बताया था, वेस्टर्न, ईस्टर्न, साउथर्न, जिनके सबके बारे में मैंने बात की थी। 1981 में सेवा में आया था, 40 साल बाद ये सेवा मुक्त हो गया, जिसका नाम था INS संध्या। और साथियों इसमें बोला गया है हाइड्रोजन सर्वेक्षण। अब ये क्या होता है? ये हाइड्रोजन सर्वेक्षण की बात करते हैं तो ये वाटर मतलब जल में, समुद्र में कोई भी प्रायद्वीप हुआ या समुद्र हुआ तो समुद्र के नीचे जो भी तत्व विद्यमान है या कोई भी आने जाने के लिए जहाँ जो को दिक्कत हो रही है, वहाँ पे कौन से पदार्थ पाए जा रहे हैं, ये किसी भी प्रकार की जानकारी, उसके बारे में जानकारी रखनी हो समुद्र के नीचे की तल की, तो इन सभी चीज़ों की खोज के रूप में किसको यूज किया जाता था? INS संध्या को यूज किया जाता था। INS संध्या को यूज किया जाता था। और INS संध्या ने क्या किया था कि इसी में क्या कर लिया था? सर्वेक्षण करके अभी हाल ही में जो INS संध्या के ये 40 साल बाद सेवा मुक्त हो चुका है। कौन मुक्त हो चुका है? INS संध्या का जो नौसेना का था, ये अभी हाल ही में सेवा मुक्त हो गया था। इसको शामिल कब किया गया था? तो 26 फरवरी 1981 को इसको शामिल किया गया था। कब? 26 फरवरी 1981 को शामिल किया गया था। कब? 26 फरवरी 1981 को इसको 1981 को इसको शामिल किया गया था। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप INS संध्या डिकमिश्नर्ड, ये देखो डिकमिश्नर्ड हो गया है। INS संध्या जिसने 40 साल की सेवा दी है भारत को, 26 फरवरी 1981 को ये भारत में शामिल होता, भारत की नौसेना में। जो क्या था? भारत की नौसेना में शामिल होता है। ये क्या कर रहा था? सॉरी दोस्तों, तो ये क्या करता था? समुद्र के नीचे जमीन के अंदर माहौल कैसा है, पानी के नीचे कोई सामग्री है नहीं है, पूरी दुनिया के लिए उपयोगी कोई चीज़ वस्तु है या नहीं है, मतलब इन सभी चीज़ों को क्या करता था? ये जानता था और ये पता लगाता था। ठीक है, इसके द्वारा कौन कौन से ऑपरेशन किए गए? तो इनके द्वारा ऑपरेशन पवन किया गया था। क्या नाम था? ऑपरेशन पवन किया गया था। कब किया गया था? 1987 में। कब? 1987 में ऑपरेशन पवन किया गया था पीस कीपिंग के दौरान, श्रीलंका के पीस कीपिंग फोर्स के दौरान 1987 में इसके द्वारा ऑपरेशन पवन किया गया था। एक तो इसका फैक्ट ये याद रखना है साथियों। तो इसके अलावा इसमें कौन सा? तो इसने हाल में टाइगर और टाइगर ट्रम्प की हम बात करते हैं तो ये युद्धाभ्यास किया था। ये युद्धाभ्यास किया था किसके साथ? भारत और अमेरिका के बीच में जो युद्धाभ्यास हुआ था टाइगर ट्रम्प, भारत और अमेरिका के बीच में युद्धाभ्यास हुआ था। इस युद्धाभ्यास को किसने किया था? INS संध्या ने किया था। ये इसके फैक्ट पॉइंट है जो आपको PDF के द्वारा उपलब्ध हो जाएंगे, या नोट कर लेना आप। तो ये दोनों आपको फैक्ट पॉइंट याद रखने हैं। और ये 40 साल बाद क्या हो गया? सेवा मुक्त हो गया। कौन? INS संध्या के। दोनों बात कर लिया अपन ने। इसके अलावा हम बात करते हैं तो ये देखिए आप, एक सेकंड, ये यहाँ पे दिया हुआ है हेडक्वार्टर वगैरह सारी चीज़ें दी हुई है, आप नोट कर लेना ना। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मैग्मा फिनकॉर्प का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मैग्मा फिनकॉर्प क्या होती है? एक कंपनी है। क्या है? एक कंपनी है। ये कंपनी का अभी हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? नन ऑफ दीज, याद है आपको, सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक और 50 नेताओं की लिस्ट में टॉप 10 में रहने वाले कौन थे? नन ऑफ द आधार पूनावाला। कौन थे? आधार पूनावाला को इसमें क्या कर दिया? मैग्मा फिनकॉर्प का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आधार पूनावाला को इसमें शामिल किया गया है। आगे हम बात करते हैं साथियों इसी में, तो हम बात करते हैं आधार पूनावाला का। ये जो सिस्टम है मैग्मा फिनकॉर्प जो कंपनी है, ये कंपनी क्या है? तो इनकी बात करते हैं तो इनके पिता थे साइरस पूनावाला, और आधार पूनावाला के कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक जिन्होंने कोविशील्ड बनाई थी। सीरम इंस्टीट्यूट के ये मालिक है जिन्होंने क्या किया था? कोविशील्ड बनाई थी। आगे हम बात करेंगे इसमें, तो देखो आगे बताता हूँ मैं आपको इसमें। तो साथियों इन्होंने अभी हाल ही में क्या बनाई थी? दवाई बनाई थी। ये बना गए हैं मैग्मा फिनकॉर्प के ये चेयरमैन बन गए हैं, जो कि कौन है? आधार पूनावाला है। इन्होंने क्या कर लिया दोस्तों? तो जो कंपनी थी
जो मैग्मा फिनकॉर्प जो कंपनी थी, इसको इन्होंने लगभग खरीद लिया है। एक फाइनेंशियल ये कंपनी थी, इसको इन्होंने लगभग खरीद लिया है। कितने रुपए में खरीद लिया है? तो इन्होंने खरीद लिया है 3,456 करोड़ रुपए में। एक NBFC कंपनी थी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी थी। कौन थी? NBFC कंपनी थी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी थी, जो कि 3,456 करोड़ रुपए में इन्होंने खरीद ली। किन्होंने? आधार पूना वालों ने। और इसके ये क्या बन गए? चेयरमैन बन गए, बे चेयरमैन बन गए। जिसका टर्नओवर की हम बात करते हैं तो 6,300 करोड़ रुपए इनका टर्नओवर। भैया बहुत पैसे कमा लिए इन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक कोविशील्ड बनाकर, और साथ के साथ में इन्होंने इनको भी खरीद लिया है, जो कि एक फाइनेंशियल कंपनी है। थोड़े दिनों में ये बैंक भी बन जाएगी। आगे हम बात करते हैं तो ये मैग्मा की बात कर लेता हूँ। तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC है। फाउंडेड किया गया था, खोजा गया था 1988 में। फाउंडर कौन थे? मिस्टर मैंक पोद्दार एंड मिस्टर संजय, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। साथ में आधार पूनावाला इसके चेयरमैन बन गए हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये क्या करती है? तो ये कार लोन देती है, लीज पे देती है, व्हीकल्स लोन देती है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन देती है। साथ में ये लोन का काम करती है, ट्रैक्टर लोन देती है, हाउसिंग लोन देती है। ये सब इंश्योरेंस इनका काम करती है। ठीक है, ये बात हो गई अपनी किसकी? आधार पूनावाला, जो मैग्मा फिनकॉर्प के अभी हाल में अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जो कि एक फाइनेंशियल कंपनी है। यदि साथियों आप बोर नहीं हो रहे और समझ में आ रहा है तो एक बार बता दीजिए कि सर आपका पढ़ा हुआ हमें समझ में आ रहा है, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, और हम आगे भी जो भी प्रयास करेंगे आपके लिए करेंगे, बच्चों को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, साथ के साथ सेशन को भी शेयर करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, मस्त रहेंगे। तो साथियों हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जो कि अध्यक्षता किसने की है? तो ये किए साथियों एस जयशंकर जी ने, जो भारत के विदेश मंत्री है एस जयशंकर जी ने, इन्होंने इस ब्रिक्स की अध्यक्षता की है। साथियों ब्रिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी मीटिंगें चलती रहती है, कोरोना के चलते, कभी किसके चलते, लेकिन जब ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अभी हाल में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक किसने की है? एस जयशंकर की है, जो भारत के विदेश मंत्री है। ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स में 5 देश शामिल हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये देखो आप, ब्रिक्स की ये मीटिंग थी, जो इसमें चार का फोटो लगा है भैया, 5 का है ना, 5वां देश इसमें ये रहा। ये ब्रिक्स के शामिल है, ये जयशंकर है, ये देखो, और ये भाई साहब चाइना वाले, ऐसे इनको हाथ जोड़ना नहीं आ रहा है, देखिए आप। ठीक है, ये ब्रिक्स के शामिल हो गए, और ब्रिक्स में 5 देश शामिल हैं। ब्रिक्स कौन कौन है? तो बता दिया मैंने आपको, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ था? तो साउथ अफ्रीका ज्वाइन द ग्रुप 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था। और ये कौन सी मीटिंग थी? इनकी 13वीं मीटिंग थी, किनकी? ब्रिक्स की। आगे चलते इसी में बात करते हैं, आगे चलते हैं और बात करते हैं इसी में। तो ब्रिक्स के बारे में आप पढ़ लेना, और हम बात करते हैं इसी में। तो देखिए साथियों, तो अभी हाल ही में FIH विश्व रैंकिंग में भारत की पुरुषों की टीम में रैंकिंग कौन सी है? तो FIH जो भारत की रैंक बात करते हैं इसमें, तो रैंक कौन सी है? तो इसमें रैंक है साथियों भारत की 4th रैंक। किसमें? FIH में भारत की 4th रैंक आई है। किसमें? FIH में। आगे हम बात करते हैं तो फर्स्ट रैंक किसकी आई? अगर हम पुरुषों और महिलाओं की इसमें बात करते हैं तो महिलाओं की रैंक आई है इंडिया की 9th। इंडिया की कितनी रैंक आई है? 9th रैंक आई है। और जो बात करते हैं फर्स्ट की, तो आई है नीदरलैंड की। किसकी आई है? नीदरलैंड की। महिलाओं की हम बात करते हैं इंडिया की तो 9th रैंक। पुरुषों की हम बात करते हैं तो फर्स्ट रैंक आई है बेल्जियम की। बेल्जियम की इसमें फर्स्ट रैंक आई है। और इंडिया की कौन सी रैंक आई है? 4th रैंक आई है। FIH के अभी हाल ही में अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे? तो FIH के अभी हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे साथियों, कौन? वो नियुक्त किए गए थे नरेंद्र बत्रा। कौन? नरेंद्र बत्रा अभी हाल ही में FIH के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगर भारत के अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो भारत के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? जोराम ज्ञानेंद्र निकोबाम। क्या है? ज्ञानेंद्र, एक सेकंड, ज्ञानेंद्र निकोबाम। क्या नाम है? ज्ञानेंद्र निकोबाम, जो भारत के हॉकी टीम के अध्यक्ष है, निकोबाम। आगे हम बात करते हैं इसी में, तो आपको बता देता हूँ मैं। देखिए आप, एक सेकंड देखिए आप, ये देखिए FIH वर्ल्ड रैंकिंग, इंडियन मेंस टीम मेंटेन 4th पोजीशन, वुमेन्स टीम होल्ड ऑन टू 9th
रैंक। तो ये है भारत की महिला टीम और भारत के इंडियन मैन टू 4th पोजीशन, वुमेन टू 9th पोजीशन। अगर एफआई की बात करते हैं तो पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और लुसाने में हेडक्वार्टर है। पेरिस फ्रांस में तो इसको खोजा गया था, मतलब इसको बनाया गया था 7 जनवरी 1924 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसमें ये सारे लोग शामिल है और तेरी वैली इसकी क्या है, सीईओ है। ये आप एक बार स्टैटिक जीके का पार्ट इसमें नोट कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। ये हो गया हमारा आज का सेशन। तो ये सेशन आपको पता है यूपीएससी आरएससी प्रीलिम्स साथ ही साथ सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया तो आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और भूलिएगा मत। आपके लिए धन्यवाद और थैंक यू, लव यू ऑल।